बच्चों, पिछले कालांश में हमने आवर्तबीजी पादपों में जनन का टॉपिक अलैंगिक जनन तथा उसकी विधियां पढ़ी थी और हमने उसी विधि में से कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन ये वे विधि है जो कि मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे कृत्रिम कायिक विधि कहा जाता है और इसका प्रयोग पौधे के वाणिज्य उत्पादन में करते हैं। इसमें प्रमुख 3 विधियां आती हैं: कर्तन, कटिंग, दूसरी विधि है दाब लगाना या जिसे कहते हैं लेयरिंग, तीसरी प्रमुख विधि है रोपण या ग्राफ्टिंग। ये सभी कृत्रिम कायिक जनन की विधियां हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्तन या कटिंग क्या है। इस विधि में पौधे के कायिक भागों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर ज़मीन में रोप दिया जाता है। यह 2 प्रकार की हैं: स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन, स्टेम कटिंग एंड रूट कटिंग। स्तंभ कर्तन में स्तंभ को छोटे छोटे भागों में काट लिया जाता है और यह ध्यान रखा जाता है कि पर्व वाले भाग को तिरछा काटा जाता है इसमें। ठीक है, तो इसकी विशेषता है कि स्तंभ को तिरछा काटते हैं। तिरछा काटने से लाभ है कि इसमें ऊतकों की क्षति कम होती है। और इस कटे हुए भाग को, तिरछे कटे हुए भाग को ऑक्सिन हार्मोन में डुबोकर रोप दिया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन में डुबोकर हम रोपण करते हैं। ऑक्सिन हार्मोन का आपको कार्य याद होगा बच्चों, इसमें यह है रूट इनिशिएशन या मूल निर्माण को बढ़ाता है। इससे रूट का इनिशिएशन जो है वो जल्दी हो जाता है, मूल का निर्माण प्रेरित हो जाता है। इसलिए ऑक्सिन हार्मोन में डुबोकर इसको मूल का निर्माण प्रेरित करवाते हैं। स्टेम कटिंग जो है यह गन्ना, अंगूर और गुलाब में प्रमुखता से अपनाई जाती है। मूल कर्तन, इसमें मूल के शीर्ष भाग को तिरछा काट दिया जाता है, जिससे कुछ समय पश्चात अपस्थानिक शाखा विकसित हो जाती है और इससे नया प्ररोह जो है विकसित हो जाता है। अपस्थानिक शाखा। मूल कर्तन नींबू, आम और सेब में प्रमुखता से किया जाता है। अगली विधि है दाब लगाना या लेयरिंग। इस विधि में शाखा या स्तंभ को मुख्य पादप से अलग किए बिना ही अपस्थानिक शाखाओं के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। अपस्थानिक शाखा निर्माण प्रेरित। कटिंग और लेयरिंग में मुख्य अंतर यही है। कटिंग में आपने देखा कि इसमें मुख्य पादप जो है उसके छोटे छोटे भागों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रोपण कर दिया जाता है, जबकि दाब लगाना या लेयरिंग में शाखा या स्तंभ को मुख्य पादप से अलग किए बिना ही अपस्थानिक शाखाओं के निर्माण को प्रेरित करते हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं: टीला दाब लगाना या जिसे माउंट या ग्राउंड लेयरिंग बोलते हैं, और दूसरी विधि है इसकी वायु दाब लगाना।
एयर लेयरिंग, या इसे बोला जाता है गुट्टी निर्माण। टीला या माउंट लेयरिंग में इस विधि में तने की झुकी हुई शाखा को जमीन में दबा दिया जाता है। जैसे ये शाखाएं हैं और इसकी कोई झुकी हुई शाखा है, उसको ज़मीन में दबा दिया जाता है और यहाँ से शीर्ष भाग से इसको मिट्टी से दबा देते हैं। दबी हुई शाखा में ध्यान रखना है कि पर्व संधियाँ अधिक होनी चाहिए और दबी हुई शाखा का शीर्ष भाग जो है ज़मीन के ऊपर होना चाहिए। दबी हुई शाखा की पर्व संधियों से अपस्थानिक शाखाओं का निर्माण हो जाता है। तब हम मुख्य पादप से इसको अलग करके नया पादप जो है विकसित कर सकते हैं। यह विधि चमेली में तथा मोगरे में अधिक विकसित है। यह जमीन में होती है, इसलिए इसे ग्राउंड लेयरिंग भी कहा जाता है। दूसरी विधि है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग विधि, इस विधि का प्रयोग वृक्षों में किया जाता है। जो बड़े वृक्ष होते हैं जिनकी शाखाएं जमीन पे नहीं आ सकती, वृक्षों में किया जाता है और इनकी शाखाएं मोटी होती हैं तथा झुकने में असक्षम होती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होती। ऐसे वृक्षों में या ऐसे पादपों में एयर लेयरिंग बहुत ही अच्छी विधि है। इस विधि में शाखा को के जो बाहरी ऊतक हैं उनको एक वलय के रूप में, बाहरी ऊतकों को वलय के रूप में हटा देते हैं तथा आंतरिक ऊतकों को गीली मिट्टी या गीले कपड़े से ढक दिया जाता है। इस ढके हुए भाग को ही गुट्टी कहते हैं, इसलिए इस विधि का नाम गुट्टी लगाना भी है। और इसमें ध्यान रखा जाता है कि ये जो गीली मिट्टी लगाई है इसकी नमी जो है बनी रहनी चाहिए, इसलिए इसमें बार बार जो है इसमें पानी को डाला जाता है, हल्का इसको नम बनाए रखा जाता है। कुछ समय पश्चात इस आंतरिक ऊतकों से मूल का निर्माण प्रेरित हो जाता है और फिर इसे मात्र पादप से अलग कर भूमि में रोप दिया जाता है। यह विधि सिट्रस प्लांट में, आम में तथा अमरूद में करते हैं। तीसरी विधि है रोपण या ग्राफ्टिंग। इस विधि में इसकी विशेषता है कि इसमें दो अलग अलग लक्षणों वाले पौधों को या पादप भाग को जोड़ा जाता है। अभी तक आपने देखा कि एक ही पादप के या तो छोटे छोटे टुकड़े कर उसको ज़मीन में रोप दिया जाता है जिसे हम कटिंग कहते हैं, या एक ही पादप की शाखा को उसमें से नए पादप विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन ग्राफ्टिंग या रोपण ऐसी विधि है जिसमें दो अलग अलग पादपों के भागों को आपस में जोड़ा जाता है। ये दोनों भाग जो होते हैं नए अलग अलग लक्षणों वाले होते हैं, तो इन्हें आपस में जोड़ा जाता है। इसमें एक तना लिया जाता है जिसको हम तिरछा काट देते हैं तथा जड़, तना और जड़ दोनों समान व्यास के हैं। इसका शीर्ष किनारा भी तिरछा काट दिया जाता है और दोनों को बांध देते हैं। जो भूमिगत भाग है, जड़, जो अन्य पादप की है, इसे स्कंद बोला जाता है और अन्य पादप का जो वायवीय भाग या स्तंभ है, इस भाग को कलम कहते हैं। दोनों अपने अपने लक्षणों में अलग होते हैं। दोनों को इस प्रकार बांध देते हैं कि इनकी जो एधा है कुछ समय पश्चात जुड़ जाती है और एक ही पादप पर दो भिन्न लक्षणों वाले पादप का निर्माण हो जाता है। यह विधि आम, गुलाब, अमरूद, नींबू में काफ़ी प्रचलित है। ग्राफ्टिंग के अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे पहला आपने जो पढ़ा है, यह विधि है जीभ रोपण। इसमें स्कंद और कलम दोनों का व्यास समान रहता है। दूसरी विधि इसमें है फच्चर रोपण, या जिसे वेज
ग्राफ्टिंग बोलते हैं। वेज ग्राफ्टिंग में स्कंद का व्यास कलम के व्यास से कुछ अधिक होता है, इसलिए इसमें वेज के आकार का चीरा लगाते हैं। ये स्कंद जो कि आधारी भाग है और कलम का व्यास उससे कुछ कम होता है, इसमें वी आकार का चीरा लगाया जाता है और इसके अंदर इसको फिट कर देते हैं और इसको बांध देते हैं। यह वेज ग्राफ्टिंग कहलाती है। तीसरी प्रकार की होती है मुकुट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में स्कंद का व्यास बहुत अधिक होता है, इसलिए इसमें कई सारे वेज आकार के चीरे लगाए जाते हैं, जबकि कलम का व्यास बहुत कम होता है और एक ही स्कंद पर कई सारी कलम का रोपण कर सकते हैं। को बांध दिया जाता है, यानी एक ही स्कंद पर कई सारी कलम का रोपण कर सकते हैं। इस प्रकार की ग्राफ्टिंग को कहते हैं मुकुट ग्राफ्टिंग या क्राउन ग्राफ्टिंग।